हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडू हब। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम कक्षा 12वीं के यूपी बोर्ड में जो व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय है उस पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरी इकाई चल रही थी जिसमें हम विदेशी व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आयात और निर्यात पर जो कर लगते हैं। जब हम विदेशी व्यापार करते हैं तो या तो विदेशियों से माल खरीदते हैं या विदेशों को माल बेचते हैं। दोनों ही सूरतों में कुछ कर लगते हैं। किसी भी देश की सरकार हो वो आयात निर्यात पे कुछ ना कुछ कर लगाती है। तो वो कर किस तरीके से लगते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो देखिए, ये जो आयात और निर्यात कर हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पे लिखे हुए हैं मात्रा अनुसार और दूसरे हैं मूल्य अनुसार। मात्रा अनुसार को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटीज। ठीक है, तो मात्रा अनुसार जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये किस पे लगेंगे, मात्रा के अनुसार। मात्रा मतलब क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में मेजर कर सकते हैं। अगर तौलने वाली चीज़ है तो, नापने वाली चीज़ है तो मीटर में कर सकते हैं। अगर लिक्विड है तो लीटर में कर सकते हैं, या कोई और मेजरमेंट की यूनिट हो तो उसमें कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक जो कर लगता है वो क्या कहलाता है, हमारा मात्रा अनुसार कर या स्पेसिफिक ड्यूटी। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं कि मुल्तानी मिट्टी है, इसको हमें क्या करना है, इसका हमें आयात करना है। ठीक है, तो ये किसके भाव आएगी, केजी के भाव आएगी। तो हम आयात कर जो है कुछ इस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए 10 रुपये प्रति किलो। ठीक, अगर आपने 20 किलो मिट्टी आयात की है तो उस पर 10 रुपये के हिसाब से कितना रुपये टैक्स हो गया, 200 रुपये टैक्स हो गया। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से ये जो टैक्स लगाया जाता है ये कहलाता है हमारा मात्रा अनुसार कर, यानी कि जो हमारी वस्तु है उसकी मात्रा के अनुसार इसको हम लगाते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण लिया 10 रुपये प्रति किलो, 10 रुपये प्रति मीटर, 10 रुपये प्रति लीटर, ऐसे हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं 10 रुपये हुए, तो मैंने केवल एग्जाम्पल लिया है। ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि इसको मूल्य अनुसार कर को, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एड वैलोरम ड्यूटी। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, हर चीज़ को आप तोल सकें ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ मुल्तानी मिट्टी की जगह अगर लैपटॉप रख दूँ तो लैपटॉप तोल में तो बहुत सस्ता सा हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी के प्राइस में और लैपटॉप के प्राइस में तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तोलेंगे तो 3-4 किलो का बैठेगा और 10 रुपये के हिसाब से बहुत कम ड्यूटी इस पे लगेगी। ठीक है, जबकि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये मूल्य के अनुसार लगता है कि जो प्रेशियस चीज़ें होती हैं, महंगी वस्तुएं होती हैं, ठीक है, उन पर किसके अनुसार लगेगा, उनके मूल्य के अनुसार। यानी कि इसका जो भी मूल्य होगा, फॉर एग्जाम्पल कि जो लैपटॉप हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, उसका प्राइस 40,000 है। ठीक है ना। और जो उस पर आयात कर लगा हुआ है, जो दर लगी हुई है कि भाई आयात कर कितना देना है आपको, 10% देना है। ठीक है, जो भी आपकी कॉस्ट है। तो 40,000 का 10% कितना निकल के आ जाएगा, 4,000। बात समझे। तो इस हिसाब से होता है। ठीक, तो ये डिपेंड करेगा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिन प्रोडक्ट को किसी भी क्वांटिटी में मापा जा सकता है उन पर क्या लग जाता है, मात्रा अनुसार कर। और जिनको नहीं मापा जा सकता है, जो बहुत ही महंगी वस्तुएं हैं, तो उन पर क्या लग जाता है, एड वैलोरम ड्यूटी या मूल्य अनुसार कर। ठीक है ना। बात आपको क्लियर हो गई होगी, दोनों में फर्क भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, चाहे हम मात्रा अनुसार कर लगाएं या मूल्य अनुसार कर लगाएं, लेकिन कर लगाने के जो गवर्नमेंट के उद्देश्य होते हैं वो ये 3 ही होते हैं। पहला उद्देश्य क्या है, राजस्व चुंगी। इसको ध्यान से समझेंगे। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं रेवेन्यू ड्यूटीज। क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि देखिए, गवर्नमेंट को पूरी कंट्री चलानी होती है। जब सरकार पूरी कंट्री चलाएगी तो उसके पास जो इनकम है वो कहाँ से आती है भाई, जो भी वो कर वसूलती है विभिन्न सोर्सों से, जितने भी टैक्स, चाहे वो इनकम पे लगाया गया, फिर चाहे वो जीएसटी है, तो उससे उसकी इनकम होती है। और जो भी डेवलपमेंट के कार्य वो करती है उसके खर्चे होते हैं। लेकिन जब खर्चे ज़्यादा होते हैं और कमाई कम होती है तो उसे और कमाई बढ़ानी पड़ेगी। तो सरकार क्या करती है, ऐसे में अपना घाटा पूरा करने के लिए कुछ करों की मात्रा को, उनकी परसेंटेज को बढ़ा देती है। ठीक है ना। तो इस संदर्भ से अगर कोई कर वसूला जा रहा है बढ़ाकर, ठीक है, किस लिए, कि अपना खर्चा पूरा करने के लिए, अपने खर्चों की पूर्ति करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू ड्यूटी।
ठीक है ना। हमारे इंडिया में अगर हम बात करें तो पेट्रोल डीजल पे इस तरह का टैक्स चार्ज किया जाता है, ठीक, क्योंकि खर्चे पूरे करने कोई भी एक प्रोडक्ट चूज कर लिया जाता है, या 2-3 प्रोडक्ट हो सकते हैं जिन पे सरकार को लगता है कि इनसे हमारी बहुत अच्छी कमाई हो सकती है, ये हमारा अच्छा आय का स्रोत है, तो वो उस पर ज़्यादा टैक्स वसूल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है, वह चुंगी जो कि राज्य के खर्चों को पूरा करने की दृष्टि से धन इकट्ठा करने हेतु लगाई जाती है, राजस्व चुंगी कहलाती है। इन्हें आगम कर भी कहते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ बाधा तो पड़ती है, लेकिन विशेष नहीं, ठीक है। चलिए दूसरी बात करें, रक्षात्मक चुंगी, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि आपको पता है देशी व्यापार और विदेशी व्यापार, तो विदेशी व्यापार से क्या होगा भाई, विदेशों से कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हमारे देश में आएगा और हमारे देश में ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है। तो इन्होंने उदाहरण लिया है कि वो प्रोडक्ट हमारे देश में 62 रुपए का था और विदेश से वो प्रोडक्ट आ रहा है तो उसकी कॉस्ट 56 रुपए हो रही है आने के बावजूद भी, यानी कि हमारे मार्केट में वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। तो सस्ती हो जाएगी, जाहिर सी बात है कि हमारे देश के लोग फिर उसको ज़्यादा खरीदेंगे 56 रुपए वाली को। तो सरकार क्या करती है कि इसको बचाने के लिए, जो हमारे देश का जो उद्योग है इसको बचाने के लिए इस पर टैक्स बढ़ा देगी, ठीक है। कुछ टैक्स इन्होंने बढ़ाया, जैसे कि उदाहरण इसमें दिया हुआ है 7 रुपए वाला, वो बढ़ाया तो इसकी कॉस्ट आ गई 63। अब इस पे क्या हुआ भाई, ये सस्ता हो गया तो ये ज़्यादा बिकेगा और ये कम बिकेगा, ठीक है ना। तो ये जो टैक्स स्पेशली लगाया गया, किस उद्देश्य से लगाया गया है, हमारा जो देशी उद्योग है उसको प्रोटेक्ट करने के उद्देश्य से, उसकी रक्षा करने के उद्देश्य से, इसीलिए इसको बोला जाता है रक्षात्मक चुंगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रक्षात्मक कर लगाने का मुख्य उद्देश्य विदेशी प्रतियोगिता में देशी उद्योगों की रक्षा करना होता है, ठीक है ना। चलिए तो समझ में आ गया होगा आपको, ये भी किया जाता है और बेहतर है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया पिछले वीडियोस में कि विदेशी व्यापार में कुछ परेशानियां हैं, कुछ हानियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे, सुधार किया जाए तो चीज़ें हो सकती हैं। तो ये देखिए एक तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल ही है, जिससे कि विदेशी व्यापार का, किसी भी विदेशी फर्म का, संस्था का हमारे देश में एकाधिकार ना हो जाए और कहीं हमारा जो देशी उद्योग है वो समाप्त ना हो जाए, उसके लिए सरकार ने रक्षात्मक तौर पे ड्यूटी लगा दी, ठीक है ना। तीसरी प्रकार की जो ड्यूटी है वो क्या है, अधिमान्य कर, यानी अंग्रेजी में कहेंगे इसको प्रेफरेंशियल ड्यूटी। अब होता क्या है कि 2 कंट्री हैं, उनके आपस में रिश्ते बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे रिश्ते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं कि वो जो आपस में टैक्सेस चार्ज कर रहे हैं उनको थोड़ा सा घटा देते हैं, ठीक। तो कुछ देशों के लिए ड्यूटी घटाई जाएगी और बाकियों से ज़्यादा वसूली जाएगी। तो जिनके लिए घटाई जा रही है उसको हम क्या नाम दे देंगे, प्रेफरेंशियल ड्यूटी। देखिए क्या लिखा हुआ है, कभी कभी 2 देशों में परस्पर समझौता हो जाने पर वहां से आयात किए जाने वाले माल पर संरक्षण करों में अन्य देशों की अपेक्षा कुछ कमी कर दी जाती है। ऐसे करों को रियायती, अधिमान्य अथवा आपेक्षिक कर कहते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3 उद्देश्यों से सरकार जो है आयात या निर्यात कर वसूलती है। और ये आयात निर्यात कर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, मात्रा अनुसार या मूल्य अनुसार, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए कुछ और शब्द हैं, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 2 नंबर में या 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है, कोटा पद्धति क्या है, इससे संबंधित कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन गया या अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन गया। तो बहुत आसान सा है, जब 2 देश हैं, 2 कंट्री हैं, आपस में फिक्स कर लेते हैं कि भाई मैं आपसे कोई भी जैसे कि मान लीजिए मैं आपसे कपड़ा खरीद रहा हूँ किसी भी विशिष्ट प्रकार का, तो उसकी मैं इतनी क्वांटिटी खरीदूंगा, 50 मीटर खरीदूंगा, उदाहरण लिया हमने एक छोटा सा, ठीक है। तो ये इन्होंने फिक्स कर दिया, ठीक है ना। तो जब कोई भी क्वांटिटी फिक्स कर दी जाती है 2 देशों के बीच किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोटा कहते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, जब 2 देश आपस में एक नियत मात्रा या अनुपात में एक दूसरे को माल क्रय करने का समझौता करते हैं तो इसे कोटा पद्धति कहते हैं। यानी कि ये और भी देशों को बेच सकता है, लेकिन इतना तो इस कंट्री को देगा ही देगा, इनका कोटा फिक्स हो गया है, बस ये है। अगला पढ़ते हैं, राजकीय सहायता। ये एक्चुअली विदेशी व्यापार का शब्द नहीं है, ये एक तरीके से देशी उद्योगों में ज़्यादा होता है, ठीक है। जो भी हमारा कोई देशी उद्योग है जो थोड़ा सा वीक हो रहा है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, उसकी थोड़ी सी मदद कर देती है अगर कमज़ोर है,
ठीक है, तो सरकार मदद कर देती है। मदद क्या कर देती है कि भाई जो उससे कर वसूले जाने थे उसमें थोड़ी सी कटौती कर दी। तो ये जो रियायत या कटौती होती है, ठीक है, वो सरकार की नज़र में क्या कहलाती है? सब्सिडी। देखिए क्या लिखा हुआ है, वित्तीय सहायता कह सकते हैं इसे, राजकीय सहायता कह सकते हैं। जब किसी नए देशी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है तो उसे सब्सिडी या राजकीय सहायता कहते हैं। ठीक है, नया व्यवसाय है और सरकार इसे प्रमोट करना चाहती है तो उसको सब्सिडी देगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस डिफरेंस को हम बाद में समझेंगे। तीसरा पॉइंट है चुंगी। अब चुंगी बहुत कॉमन वर्ड है, अगर सिर्फ चुंगी कहते हैं हम तो वो लोकल गवर्नमेंट का टैक्स होता है, लोकल अथॉरिटी का टैक्स होता है। यानी कि एक नगर पालिका जो टैक्स लगाती है स्थानीय तौर पर, ठीक है, संस्था में एक नगर से दूसरे नगर में प्रवेश करने पर, तो उसको क्या कहते हैं? हम चुंगी कहते हैं। ठीक है ना, ये वसूला जाता है नगर निगम के अधिकारियों द्वारा। नेक्स्ट है आपका प्रतिशोध। हाँ, ये ध्यान से समझिएगा, प्रतिशोध। देखिए होता क्या है कि किसी कंट्री के साथ, मान लेते हैं इंडिया के एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पाकिस्तान का, ठीक है। अब रिश्ते हो गए खराब, अभी तक अच्छे चल रहे थे, खराब हो गए, तो यहाँ से हम कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट कर रहे हैं, यानी आयात कर रहे हैं। तो उस पर हमने क्या कर दिया? जो आयात कर है वो बढ़ा दिया। इस उद्देश्य से बढ़ा दिया कि इनके जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे देश में महंगे बिके, यानी कि कम बिके। ठीक है, अब भाई ऐसा तो है नहीं है कि हम ही केवल इनसे खरीद रहे हैं, ये भी हमसे खरीद रहे होंगे। तो उन्होंने भी क्या कर दिया? यही काम उन्होंने भी कर दिया, उन्होंने भी उस कर को बढ़ा दिया। तो इन्होंने बदले की भावना से किया, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया जाएगा? प्रतिशोध। जब किसी विदेशी माल पर कर इस उद्देश्य से लगाया जाता है कि उसका आयात रुक जाए या कम हो जाए, और ऐसी क्रिया बदले की भावना से वह देश भी करता है, तो यह प्रतिशोध या रिटेलिएशन कहलाए। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे इसका। चलिए अगला जो शब्द है हमारे लिए क्या है? वो अनुग्रह या अभिधान। ठीक, इसको समझिएगा। इस अनुग्रह या अभिधान को आपको किससे कंपेयर करना है? ये सब्सिडी जो हमने समझा था इससे। ठीक है, देखिए क्या है ये? किसी विद्यमान विशिष्ट उद्योग को उत्साहित करने हेतु जब सरकार नियत मात्रा में धन पारितोषिक रूप में प्रदान करती है तो उसे अनुग्रह या अधिधान कहते हैं। तो देखिए एक तो ये डिफरेंस हो गया, ये नए देशी उद्योग के लिए होता है, दूसरा ये किसके लिए होता है? ऑलरेडी चल रहा हो। और इसमें क्या होता है? इसमें सरकार जो है फिक्स पैसा दे रही है, यानी कि एक निश्चित मूल्य या राशि जिसे हम कहें वो सरकार द्वारा दी जा रही है। यहाँ पर तो कटौती की जा रही थी, रियायत दी जा रही थी, यहाँ पे तो उल्टा पैसा दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो पैसा दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक राशि दी जाती है, उस राशि को हम क्या नाम दे देते हैं? अनुग्रह या अभिधान। याद रहेगा। नेक्स्ट है आपका उत्पादन कर। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, उत्पादन यानी कि जो कर वस्तुओं के उत्पादन पे लगाया जाता है। ठीक, वस्तुओं के उत्पादन पे, तो उसको क्या बोल देंगे हम? उत्पादन कर। क्यों लगाया जाता है ये? क्योंकि देखिए जैसे कि हम उदाहरण लें इंडिया का, तो इंडिया के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल करके आपने किसी वस्तु का निर्माण किया है, तो संसाधन हमारे देश के हैं, तो हमारा हक बनता है कि उस पर आपसे कर वसूला जाए। ठीक है, क्योंकि कल को अगर इसमें कुछ कमी होगी तो हम ही उत्तरदायी हों। ठीक है, तो इस उद्देश्य से उत्पादन कर वसूला जाता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? उत्पादन कर देश में ही उत्पन्न की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगता है जिनके बारे में सरकार निर्देश करे। और हर चीज पर नहीं होता है, सरकार ने फिक्स कर रखा है किन किन चीजों पे वसूला जाएगा, किन पे नहीं। कुछ को जो है सरकार रियायत दे देती है, छूट दे देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयकर की फिरौती, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। देखिए मैंने आपको जब विदेशी व्यापार के प्रकार बताए थे तो 3 प्रकार बताए थे। एक बताया था आयात, दूसरा बताया था निर्यात, और तीसरा बताया था आपको पुनर्निर्यात। आपको याद होगा। तो ये जो पुनर्निर्यात में क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं? आयात करते हैं और फिर उसको क्या कर देते हैं? निर्यात कर देते हैं। यानी कि ऐसा आयात जो उस देश में बेचने की ना दृष्टि से किया जाए बल्कि किसी दूसरे देश को निर्यात करने की दृष्टि से किया जाए, तो उसे हम पुनर्निर्यात कहते हैं। तो पुनर्निर्यात के केस में ही ये वाला पॉइंट आता है आपका, कौन सा वाला? आयात कर की फिरौती। हुआ क्या भाई? देखिए हमने किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर लिया? आयात कर लिया। आयात कर लिया तो उस पर हमने क्या दे दिया? आयात कर दे दिया। ठीक है, अब हम उससे क्या करेंगे? अपने देश में नहीं बेचेंगे। अब अपने देश में नहीं बेच रहे, दूसरे देश को निर्यात करेंगे, तो ये जो आयात कर हमने दिया था ये हमें क्या मिलेगा? वापस मिलेगा। ठीक, तो इसको हम क्या कहते हैं?
आयात कर की फिरौती। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यह आयात किए गए माल का जिस पर आयात कर चुका दिया गया था निर्यात किया जाता है तो आयात कर वापस कर दिया जाता है, इसे आयात कर फिरौती कहते हैं। इसे पाने के लिए व्यापारी को जहाजी बिल के साथ एक घोषणा पत्र संलग्न करना होता है और फिर इन प्रपत्रों को निर्यात के पूर्व विदेशी चुंगी घर के अधिकारियों के पास ले जाया जाता है। यानी कि आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा कि आप इसका निर्यात कर रहे हैं, ना कि देश में इसकी बिक्री करेंगे। अगर आप निर्यात के लिए कर रहे हैं तो वो आपको वापस कर दिया जाता है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, आयात कर की फिरौती। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं आयात निर्यात कर और उत्पादन कर में अंतर क्या है। आयात निर्यात कर यानी कि अभी हमने जो पढ़े थे मात्रा अनुसार मूल्य अनुसार पिछली स्लाइड में, और उत्पादन कर अभी हमने समझा जो उत्पादन पे लगता है। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, माल के आयात निर्यात पर नियंत्रण रखना, बिल्कुल सही बात है। और इसका उद्देश्य क्या है, उत्पादन पर नियंत्रण रखना, सीधी बात है। ये तो आप बिना पढ़े भी बता सकते हैं। कर लगाने का समय भाई ये आयात निर्यात के समय लगता है और ये माल के निर्माण के बाद लगता है। जब वस्तु बन के तैयार हो जाती है उसके बेचने से पहले लगेगा। कर की दर भाई इन पे अलग अलग माल के अलग अलग दर होती है, यहाँ समान माल पर समान दरें लगती हैं। नियंत्रण, इनमें आयात नियंत्रण पर नियंत्रण रखा जाता है, इसके उपयोग पर नियंत्रण रखा जाता है कि इसे आप कहाँ बेच रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने यहाँ बनाया और आप इसका निर्यात करें तो फिर आपको यहाँ का उत्पादन कर तो देना ही पड़ेगा, साथ साथ निर्यात कर भी देना पड़ेगा। कर ना चुकाने पर अगर आप आयात निर्यात कर नहीं चुकाते तो क्या होगा, माल आपका प्रमाणित गोदाम में रख दिया जाएगा, वहीं रहेगा, पेनल्टी चलती रहेगी आपकी। या माल का विक्रय नहीं हो सकता, आप बेच ही नहीं सकते उसको, ठीक है ना, सील कर दिया जाएगा। वसूली, यह पोर्ट कमिश्नर के आदेश से वसूल किया जाता है, ठीक है, जो भी बंदरगाह होगा उसके आदेश से। और इसके लिए हमारे देश में क्या है, आबकारी विभाग होता है, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में वो वसूल लेता है, ठीक है, उसका काम होता है, ठीक। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस पढ़ लीजिए, इसको पता होना चाहिए कि हाँ इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दो विषय पे हमें चर्चा करनी है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसमें कि एक विषय आपका क्या है, कस्टम हाउस। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कस्टम हाउस। इस पर आपको प्रश्न आ सकता है, शॉर्ट आंसर काइंड ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कस्टम हाउस पर एक लेख लिखिए या टिप्पणी कीजिए या बताइए क्या होता है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो देखिए बहुत आसान सी बात है कि प्रत्येक बंदरगाह यानी कि क्या होता है, पोर्ट होता है, ठीक। एक देश से दूसरी में माल जाएगा तो यहाँ पे इसका जो ठिकाना है, यहाँ से माल यहाँ जाएगा, इनको हम क्या बोल देते हैं, पोर्ट कह देते हैं। हिंदी में बोले तो इनको क्या देंगे हम, बंदरगाह। बीच में क्या है, यहाँ पे समुद्र, ठीक है। तो अब हर एक पोर्ट पे क्या होता है, क्या बने होते हैं, कस्टम हाउस बने होते हैं। हर कंट्री के बने होंगे, यहाँ का बना होगा, ये यहाँ का बना होगा, ठीक है। तो ये जो कस्टम हाउस होते हैं क्यों बनाए जाते हैं, भाई जाहिर सी बात है, माल यहाँ से यहाँ पहुँचा तो यही काम करते हैं आपके आयात निर्यात कर पे नियंत्रण रखने का। ये देखेंगे कि अगर आयात हो रहा है तो भी ये यहाँ पे टैक्स की सारी जानकारी रखेंगे, वसूलेंगे, चेकिंग करेंगे सारी चीज़ों की, और तब जाके माल बाहर भेजा जाएगा। और अगर माल यहाँ पे आ रहा है तब भी यही प्रोसेस चलेगा, ठीक है ना। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में। प्रत्येक बंदरगाह पर आयात और निर्यात करों के नियंत्रण के लिए एक कर गृह या चुंगी घर होता है जिसका अध्यक्ष कर कलेक्टर यानी कलेक्टर ऑफ कस्टम यहाँ पे बैठा होता है, इसका हेड होता है। कर कलेक्टर की सहायता के लिए सहायक कलेक्टर भी होते हैं। कार्यकुशलता हेतु कर गृह में निम्नलिखित मुख्य विभाग होते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। मैंने आपको बता दें क्यों होता है ये, ताकि आयात और निर्यात करों पे नियंत्रण रखा जा सके। आयात निर्यात पे नहीं, आयात निर्यात के करों पे, ठीक है। आयात निर्यात पे नियंत्रण तो सरकार रखती है, लेकिन करों के नियंत्रण के लिए सरकार ने ये स्थापित किए हैं, ठीक है। निर्यात विभाग होगा एक तो यहाँ पे, तो निर्यात विभाग क्या बोलेगा, भाई माल के निर्यात करने तथा जहाज को बंदरगाह छोड़ने की अनुमति देना, ये सारा सब इसके अंदर आ जाएगा। एक आयात विभाग होगा, इसी तरीके से माल मंगाने वाले को माल की देने की अनुमति देना, ये सब यहाँ से होगा। मूल्य निरूपक विभाग, इस विभाग का मुख्य कार्य आयात और निर्यात का मूल्य निश्चित करके उचित कर लगाना होता है। तो इम्पोर्टेंट है ये, पहले मूल्य निर्धारित करो, वही मात्रा अनुसार मूल्य अनुसार आ जाएगा और उसके हिसाब से फिर कर लगाया जाएगा। इस कार्य में सहायता हेतु कुछ मूल्य निरूपक और परीक्षक नियुक्त किए जाते हैं। रोकथाम या सुरक्षा विभाग, नियम के विरुद्ध माल के आयात अथवा निर्यात को रोकने के लिए जो विभाग होता है उसे रोकथाम या सुरक्षा विभाग कहते हैं। अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशन का फॉलो नहीं किया जा रहा है तो फिर ये विभाग जो है उसको देखेगा, रोकेगा और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेगा, ठीक है। प्रयोगशाला, भाई कुछ प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग जरूरी है बाहर भेजने से पहले, क्योंकि हमारे देश की
इज्जत का सवाल है, तो फिर यहाँ पे एक प्रयोगशाला होती है टेस्टिंग के लिए अगर उनको ज़रूरत पड़ रही है। तो आयात निर्यात का नियंत्रण विभाग, एक यहाँ पे नियंत्रण विभाग होगा, ठीक है। उसका कार्य ये है कि प्रत्येक निर्यात केवल राजकीय लाइसेंस के द्वारा, यानी कि ये लाइसेंस की चेकिंग करेगा, आयात निर्यात बिना लाइसेंस के नहीं हो पाए, ठीक है। तो ये इसके विभाग होते हैं, इसके बारे में इतना ही आपको लिखना है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, ये है हमारा बॉन्डेड वेयर हाउस। अंग्रेजी में से बॉन्डेड वेयर हाउस कहते हैं, हिंदी में यहाँ पे से प्रतिबंधित गोदाम या प्रमाणित गोदाम कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे कस्टम हाउसेस हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आपके बॉन्डेड वेयर हाउस भी होते हैं, ठीक, दोनों जगह पे। अब बॉन्डेड वेयर हाउस का क्या काम है, देखिए जैसे कि यहाँ पे इन पोर्ट पर कस्टम हाउसेस बने हुए हैं, इनका काम है कर वसूली करना। अगर कोई भी आयात जिस व्यक्ति ने करवाया है, अगर वो कर का भुगतान जब तक नहीं करेगा तब तक उसका सामान कहाँ रख दिया जाएगा, बॉन्डेड वेयर हाउस, ठीक है ना। और जितने भी समय के लिए रहेगा सामान, उतने समय का उस व्यक्ति से रेंट चार्ज किया जाएगा। कई बार ये फायदेमंद भी होता है, कई बार ये नुकसानदायक भी होता है। और ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस हैं, ये गवर्नमेंट के भी होते हैं और कई बार प्राइवेट भी होते हैं, जिनको गवर्नमेंट परमिशन देती है चलाने की, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि अभी हमने बात की थी पुनर्निर्यात के सिलसिले में, तो पुनर्निर्यात में पहले आयात कर लिया, अब आयात करके बेचना तो है नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, बॉन्डेड वेयर हाउस में रखवा दिया और यहीं से उसको क्या कर दिया, निर्यात कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि उनको आयात कर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फायदा हो जाएगा, केवल उनको क्या देना पड़ेगा, गोदाम का किराया देना पड़ेगा, ठीक। तो ये बात है। खैर, तो आपको क्लियर हो गया होगा बॉन्डेड वेयर हाउस। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं इसके बारे में। प्रमाणित या प्रतिबंधित गोदाम बंदरगाहों पर स्थित होते हैं। ये गोदाम सरकार द्वारा अथवा निजी संस्थाओं द्वारा सरकार के आदेशानुसार संचालित होते हैं। कभी कभी निकासी प्रतिनिधि द्वारा आयात कर का भुगतान नहीं किया जाता है या इसका भुगतान अंशतः किया जाता है। तो ये भी हो सकता है जिस व्यक्ति ने माल मंगाया है उसका भुगतान वो कई बार पूरा नहीं कर पा रहा है, आधा कर पा रहा है, तो क्या करते हैं, उस माल को कहाँ पे रख देते हैं, हम बॉन्डेड वेयर हाउस में रख देते हैं, ठीक है। या पुनर्निर्यात के लिए माल आयात किया जाता है तो चुंगी अधिकारी से प्रार्थना कर प्रमाणित अथवा प्रतिबंधित या बंधक गोदामों में रखवा दिया जाता है। बिना कर दिए हुए जो माल अस्थायी रूप से जिन गोदामों में रखा जाता है उन्हें प्रमाणित गोदाम या प्रतिबंधित गोदाम कहा जाता है। यानी कि इस पर अभी तक आयात कर नहीं दिया गया, याद रखिएगा, आयात कर अगर नहीं दिया गया है तो माल कहाँ चला जाएगा, आपका बॉन्डेड वेयर हाउस में, तब तक के लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये कह रहा है कि या पुनर्निर्यात के लिए माल आयात किया जाता है तो चुंगी अधिकारी से प्रार्थना कर प्रमाणित अथवा प्रतिबंधित या बंधक गोदामों में रखवा दिया जाता है। बिना कर दिए हुए जो माल अस्थायी रूप से जिन गोदामों में रखा जाता है उन्हें प्रमाणित गोदाम या प्रतिबंधित गोदाम कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिना आयात कर दिए हुए माल को जिस जगह पे रखा जाता है, जिन गोदामों में रखा जाता है, उनको प्रतिबंधित या प्रमाणित गोदाम कहते हैं। इस गोदाम में माल रखे जाने की जो रसीद निकासी प्रतिनिधि को दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, गोदी वारंट या डॉक वारंट। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में, कैसी होती है और भी इसके पक्षों को हम समझेंगे। इस रसीद को बेचान किया जा सकता है। इस प्रकार आयातकर्ता कुछ आयात कर को एक साथ चुकाने की कठिनाई से बच जाता है। अब ये भी किया जाता है कि मान लीजिए आयात कर जो है बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या कर देंगे, डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए आप माल जैसे जैसे छुड़ाते जाएं उतना उतना पे करते जाइए, ठीक है ना। वह उसे विभिन्न किश्तों में चुका सकता है। जो माल उसे पुनर्निर्यात करना है आयात कर नहीं चुकाना पड़ता। यदि आयातकर्ता गोदाम में ही माल का विक्रय कर देता है तो उसे आयात कर नहीं चुकाना पड़ता या आयात कर क्रेता चुकाएगा। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपने माल मंगाया और आपने तुरंत बेच दिया, तो बेच दिया तो ऑलरेडी आपको किससे वसूलना था, जिसको आप बेचेंगे, तो डायरेक्टली उसी से पे करवा दीजिए, ये भी हो जाता है। तो माल को गोदाम से मुक्त कराने कर राशि के साथ साथ गोदाम किराया भी वसूल लिया जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, गोदाम किराया बस आपको देना है, ठीक है ना। ये एक तरीके से सुविधा दी जाती है, ठीक। कुछ सरकारी होते हैं और कुछ प्राइवेट भी होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।